ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 4 तारीख होली का सुंदर पर्व है, महारंग है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। बहुत सुंदर दिवस है। समस्त हरि जो आपकी वरीज है, स्ट्रेस को दूर करने का दिन है। इस दिन को शास्त्र के अंदर धुलेंडी तो कहा ही जाता है, धूल उड़ाई जाती है, धूल में स्नान किया जाता है। एक अशोक व्रत शास्त्र में वर्णित है। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ के अंदर एक वर्णन आया है कि इस दिन पानी में मिट्टी घोलकर उससे स्नान करना चाहिए और अशोक के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। इससे शोक जो है, मन की एंजाइटी है, उन सब पे विजय प्राप्त हो जाती है। और इससे पहले हम कोई व्यक्ति अगर कहता था कुछ दिन पहले कि मिट्टी में स्नान कर लो, तो क्या होता था, अरे क्या अनकल्चर्ड लोग हैं, हमने टाई पहन ली तो मतलब हमने अपनी संस्कृति को भी। मैं दिल्ली में प्राकृतिक चिकित्सा का सेंटर चलाता हूँ, डॉक्टर हूँ BNYS। और आप समझें, हमारे पास पेशेंट आते हैं स्ट्रेस एंजाइटी के, उन पर खूब अच्छे से मिट्टी पोत कर उनको धूप में बिठा देते हैं अशोक के पेड़ के नीचे, और देखिएगा उसका प्रभाव बड़ा बढ़िया होता है। और इस तिथि में यदि कर लें, फागुन मास की पूर्णिमा के दिन यदि ये कर लें, और गांव देहात में तो अभी भी परंपरा चलती है, लेकिन हमारे यहाँ फिल्में बनाकर ऐसा बना दिया गया है कि जो मिट्टी से होली खेलते हैं वो तो अनपढ़ गंवार हैं। अरे शास्त्र प्रमाणित कर रहा है भाई, तो इसको समझो। तो आप सोचें कि ये होली का महापर्व है, बहुत सुंदर है आपके लिए। ग्रहण दृष्टिकोण से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। 12 बजे के आसपास चंद्रमा आपकी बृहस्पति के बिल्कुल द्वितीय भाव में आ जाएगा, बृहस्पति से दृष्ट हो जाएगा आपकी राशि से द्वितीय भाव में। और ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। देखिए, होली वाले दिन बड़ी ध्यान रखना चाहिए, उत्सव का दिन है। बहुत सारे लोगों के घर में ना अशांति का इस वातावरण रहता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, माँ बाप को दर्शन भी नहीं करते उस दिन। अरे भैया, आशीर्वाद दो, बड़े बुजुर्ग माँ बाप का आशीर्वाद जाके लेकर आओ। और इस वक्त ग्रह दिखा रहे हैं कि आशीर्वाद आपके वारे न्यारे कर सकता है। देखो, ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है, पंचायत लगने वाली है, कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग है। ऐसे में आशीर्वाद आपका, गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, आशीर्वाद से मेवा प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये सूर्य महाराज आपके सप्तम भाव में चल रहे थे। 1 महीना आपके ग्रह के दृष्टिकोण से आपके मन को पूरी तरह से पूरा एंजाइटी डिसऑर्डर कर रखा था, गुस्सा, हद बात में तुरंत मिजाजी हो रखी थी। अब वो बदल कर जा रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव बृहस्पति का भाव है। खर मास आरंभ होता है, बृहस्पति में जाकर सूर्य भी कमज़ोर पड़ जाते हैं वहाँ जाकर, क्योंकि गुरु के घर जाके तो अब जो सूर्य है वो तो देवता हैं, देवताओं के देवता हैं। कहा जाता है कि देवताओं में सबसे वर्चस्व स्थापित करते हैं, इनके कारण ही सब सजा चलता है, साक्षात नारायण है। लेकिन जब वो भी गुरु के घर जाते हैं ना, तो गुरु के सम्मत में जाके, इसलिए कहा जाता है सम्मान हो जाता है। गुरु का सम्मान करते वक्त जैसा भी बड़ा व्यक्ति उसको भी थोड़ा अपने कमज़ोर कर लेना चाहिए। और वहाँ राहु विद्यमान है, वहाँ पर शनि भी विद्यमान होने वाले हैं, बृहस्पति भी वहाँ पर, शुक्र भी चल रहे हैं और बुध भी चल रहे हैं, और ये सारे के सारे वहाँ पर चौकड़ी। तो ऐसे में सूर्य का प्रभाव विशेष तौर पर आपके लिए ध्यान रखने वाला रहेगा। आपके लिए तो अच्छा है, सूर्य का वहाँ जाना आपके लिए बिल्कुल अच्छा है, खराब नहीं है, नेक असर देने वाला है, और एक किस्मत को जगाने वाले योग बनते दिखाई देंगे आपके लिए। लेकिन सूर्य का राहु के साथ युक्त होना ये ठीक नहीं है, और ये सूर्य राहु के साथ युक्त होकर कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बढ़िया से कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। गौ सेवा सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए दिखाई देता है हमको। हर रोज़ हो सके तो घर की पहली रोटी गाय को डलवा दीजिए। यदि आपके पास गौ सेवा का स्थिति नहीं है, तो आप जहाँ भी आश्रमों में गाय हैं वहाँ अपने नाम से बोल दीजिए कि मेरे लिए कुछ ना कुछ हरा चारा मेरे नाम से गाय को डलवा दिया करो। ये गौ श्रेष्ठ सबसे उपाय है। कोशिश करें भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दें, गायत्री का पाठ करें, मानसिक तौर पर गायत्री का पाठ करें, सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। मौखिक नहीं, मानसिक तौर पर गायत्री का जप करें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, तांबे के लोटे में जल लेकर एक बिल्वपत्र उसमें डालकर ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः ऐसे हाथ ऊपर करके सिर के ऊपर से इस प्रकार जल डालना चाहिए, और उन नेत्रों से फिर जल के बीच में से भगवान सूर्य का दर्शन करना चाहिए। ये सुंदर उपाय है, अवश्य कीजिएगा। नहीं तो ये सूर्य का प्रभाव राहु के साथ ग्रसित होकर नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न दे सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 15 तारीख शनिवार का अवसर, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें कि चैत्र का महीना प्रतिपदा के साथ आरंभ हो रहा है। बुध इस दिन वक्री होने जा रहे हैं। जो बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लाभ के स्वामी हैं, आपके धन के स्वामी हैं, और वो अष्टम भाव में जाकर जिस वक्त कमज़ोर अवस्था में और कमज़ोर हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, तो ये आते आती अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं आपसे दूर ले जाते दिखाई देंगे। ऐसे में थोड़ा सा उपाय करें। शनि महाराज वैसे ही अस्त चल रहे हैं आपकी राशि के सम्मुख आकर।
तो आपको शनिवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो एक उपाय करें, पीपल के पत्तों की माला बनाकर किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको अर्पित करने का प्रयास करें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय। 16 तारीख रविवार का अवसर, इस दिन द्वितीया तिथि है और इस दिन एक राहु महाराज जो चल रहे हैं आपके अष्टम भाव में, बृहस्पति के घर चल रहे हैं और बृहस्पति के नक्षत्र में ही चतुर्थ चरण में प्रवेश करने वाले हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चरण प्रवेश करेंगे और ऐसे में ये ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव सूर्य जो है के साथ भी वहाँ पे आने के साथ साथ ये अस्थिरता दे सकते हैं, व्यवसाय में अस्थिरता, मनोभाव को अस्थिर कर सकते हैं। तो ऐसे में एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो अवश्य करने का प्रयास करें। शाम के समय हो सके तो किसी मंदिर देवालय में जाकर 4 मूलियाँ रखाइए। मूली मिल जाएगी, मूली लेकर जो रेडिश है वो आपको वहाँ पर रखाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, आपके लिए नेगेटिव प्रभाव को कम करने का रास्ता बनाएंगे। हो सके तो राहु के मंत्र का जप करें, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः। हो सके तो नित्यपति इस महीने में जाकर भगवान शंकर के मंदिर में शाम के समय तेल का अभिषेक करें। तेल से शाम के समय सूर्यास्त के बाद नित्यपति अभिषेक करना, ये भी उपाय बड़े अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और पराक्रम भाव में चंद्रमा पहुंच गए हैं, लेकिन बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। बुध का अस्त होना, पराक्रम तो चंद्रमा बढ़ाएगा ज़रूर, बहुत बढ़िया समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे आप, लेकिन बुद्धि जो है वो अस्त हो रही है और बुद्धि जो सही समय पर नहीं का आप सपोर्ट करेगी, ये परेशान कर सकती है। लोग आपके समय का दुरुपयोग करवा सकते हैं आपके द्वारा, आपको भ्रांति में फंसा सकते हैं, अपने कहीं डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आवश्यकता है कि अच्छे लोगों के साथ सानिध्य रहें, गणेश जी का सानिध्य लें। चतुर्थी है, गणेश जी का सुंदर व्रत करें, गणेश जी का पूजन करें, उनके नामों का जप करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और बहुत जल्दी मंगल का योग एक नेगेटिव होने वाला है। मंगल अप्रैल के आरंभ काल में कमज़ोर हो जाएंगे और ये परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये हो जाएंगे नीच के। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से देखें कि अप्रैल के महीने में कई ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। बुध चल रहे हैं, अस्त शुक्र चल रहे हैं, अस्त शनि चल रहे हैं, अस्त इसके बाद जो 5 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे आपके बंधन वाले भाव में। मंगल भी जो इस वक्त सपोर्ट में बैठे हुए हैं वो भी जाकर होने जा रहे हैं वो नीच के 12वें भाव में जाकर। तो उससे पहले भगवान ने रास्ता दिया कि अंगारक चतुर्थी बनाई, मंगलवार और चतुर्थी का योग, मंगल को शक्ति देने का उपयोग। हमने विवेकानंद योगाश्रम में ऐसे में ग्रह शांति यज्ञ रखा है, शाम के समय 5 बजे और सुंदरकांड का पाठ रखा है। इस अंगारक चतुर्थी में अवश्य अपने निमित्त सुंदरकांड का पाठ करवाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ग्रह शांति के लिए हनुमान जी के लिए उपासना करें, नवग्रह शांति करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 19 तारीख बुधवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा होने जा रहे हैं आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण। चतुर्थ भाव में बैठे हुए चंद्रमा बृहस्पति से सम्मुख होकर यह आपके लिए कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण जगा सकता है। ग्रह अस्त खराब होते हुए भी चंद्रमा ने एक उम्मीद जगाई, ये अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र इस दिन अस्त हो जाएंगे तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करें, थोड़ी सी डिप्लोमेसी के साथ कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं जो गलत लोग हैं वो आप पर हावी हो सकते हैं। गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, गणेश जी को सुंदर पीले पुष्प अर्पित करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गजकेसरी योग का निर्माण है, ये आपके लिए अच्छा है। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, एकनाथ जी का सुंदर पूजन करने का अवसर है। गजकेसरी योग आपके लिए कई मामलों में लाभ देने के योग बना रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मन कहीं अभी भी अंदर से कच्चा कहीं हो सकता है, इतने सारे ग्रह खराब चल रहे हैं, चिंता ना करें, अपनी अच्छे से चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना उपस्थित करी और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है। लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपके जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं।
चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद, यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पे हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है, लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है, और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं, और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमजोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था, और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है। लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी, जिंदा रहेगा। तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है। स्वप्न में अवस्था है तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता हो सपने में देखता है या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि यार लग गई लग गई लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज़ को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं। 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें। ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझ कर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से। क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं। और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है, इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं,
कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर बहुत सारी चीज़ों को समझकर पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पे हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश ये करें स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आए, आप देखिएगा, अब माँ भगवती के पास से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है, यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें, आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।